की धरती पर पहुंचे बड़े बड़े चेहरे नजर आए, जिन्होंने अपने अपने कैंडिडेट के लिए वोट अपील की है। इस दौरान तमाम कोशिशें की गई हैं, कई तरह की बयानबाजी भी सामने आई जो चर्चा का विषय रही। और ऐसी बयानबाजी बूथों तक क्या मतदाताओं के जहन में रहती है और वो बूथों तक पहुंचती है, ये एक अलग सवाल है। 23 तारीख को मतगणना होगी 39 सीटों पर। ये सीटें कोयलांचल और संताल की ज्यादातर सीटें हैं इनमें, और वहां पर कई दिग्गज हैं जिनकी प्रतिष्ठा इस बार दांव पर लगी हुई है या फिर उन्हें आमने सामने की कड़ी टक्कर मिल रही है। तमाम सीटों पर हमने चर्चा की है पहले भी, और आंकड़े भी आपके सामने रखे हैं कि किस तरह का समीकरण है और किस तरह का इस बार समीकरण नजर आ रहा है, इतिहास क्या रहा है इन सीटों का। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो में हमारे सहयोगी मदन मौजूद हैं और वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, सबसे पहले आपके पास आते हैं। लगातार आप चुनाव प्रचार कवर करते रहे, फील्ड में रहे, संताल और कोयलांचल की कई सीटों पर आप गए हैं। इस बार का चुनाव प्रचार क्या खास दिखा? अब तो शोर थम गया है, लेकिन क्या अलग दिखा जो झारखंड में अमूमन नहीं होता था? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब तमाम तरीकों से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। अगर आप सिर्फ पहले की अगर बात करें तो पहले सिर्फ चुनावी सभाएं जो है होती थी, जनसंपर्क होते थे, लेकिन इस बार के चुनाव जो है वो पूरी तरह से डिजिटल, एक तरह से कहें तो डिजिटल भी देखने को मिला है। डिजिटल माध्यम से तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने लोगों तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, चाहे वो घोषणा पत्र की चीज़ें हो या फिर सरकार की विफलताएं हो या फिर अपने वादे हो, उसको एक तरह से आधुनिक तरीकों से जनता तक पहुंचाने की पुरजोर कोशिश तो हुई ही, साथ ही नेताओं के दौरे भी अधिक हुए। जो स्टार प्रचारकों की सूची थी, जो स्टार प्रचारकों के दौरे थे, वो काफ़ी देखने को मिले। देश स्तर के अगर एनडीए के फोल्डर की हम बात करें या फिर इंडिया गठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से स्टार प्रचारकों की एक फौज उतारी गई चुनाव प्रचार में। पहले चरण में थोड़ी धीमे थे चुनाव प्रचार, बहुत नज़दीक आकर के रफ्तार पकड़ा, लेकिन दूसरे चरण के जो चुनाव प्रचार थे उसमें दोनों तरफ से अपनी पूरी ताकत लगाई गई और एक माहौल तैयार करने की कोशिश हुई। जो चुनाव के माहौल पहले चरण में बहुत करीब आकर के देखने को मिले थे, वो आखिरी चरण में शुरू दिन से देखने को मिले, और आखिरी दिन आज पूरी तरह से तमाम राजनीतिक दल के नेता जो हैं अपनी पूरी ताकत इस संथाल और कोयलांचल में लगाया है। संथाल और कोयलांचल में पिछले बार देखें तो इंडी फोल्डर के पास सीटें थी, संथाल में खास करके उस किले को भेदने की लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है, कई जगह कड़ी टक्कर भी देखने को मिल रही है। रंजन जी, संथाल और कोयलांचल की जंग इस बार कितनी दिलचस्प नजर आ रही है? पिछले बार किस तरह के समीकरण थे या कितनी सीटें किसके पास थी? इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, अगर हम संथाल की बात करें तो पिछली बार बीजेपी को यहाँ पर 4 सीटें मिली थी और इसके अलावा कांग्रेस को भी 4 सीटें थी। तो ये स्थिति बनती थी। एक सीट जेवीएम पी को भी मिली थी जो कि पोरैयाहाट में प्रदीप यादव तब जीते थे। तो ये 9 सीट हो गया और बाकी सीटें जो है वो जेएमएम के पास थी। तो जो संथाल में आपको 18 सीटें हैं, उसमें से अगर आप देखिए तो एक तरह से 13 सीटें जो है वो गठबंधन के पास थी। तो इस लिहाज से वहाँ पर जो आपको इंडिया फोल्डर है उसका बहुत कुछ स्टेक पर लगा हुआ है। दूसरी तरफ बीजेपी है, वो कुछ गेन करना चाहेगी, लेकिन दोनों के लिए चैलेंज है कि वो पुरानी सीटों को रिटेन करते हुए नए सीटों की ओर देखें। तो एक दिलचस्प मुकाबला आप संथाल में कह सकती हैं कि वहाँ पर होने जा रहा है। इसी तरह का मुकाबला हमने कोल्हान में भी देखा, क्योंकि संथाल और कोल्हान की अगर आप बात कर लीजिए तो ये जो 32 सीटें होती हैं उसमें बीजेपी के पास सिर्फ 4 सीटें थी और एक जेवीएम-पी के पास था, और अगर आप एक निर्दलीय की सीट भी अब अगर इधर कर दीजिए तो एक तरह से 6 सीट आपको पहुंचता है। लेकिन इतने से काम जो है वो किसी का चलता नहीं है। तो इस बार जो है वो बीजेपी की, मतलब कि एनडीए फोल्डर की कोशिश होगी कि वो अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए। दूसरी तरफ जिस तरह से कोल्हान और संथाल में पिछले चुनाव में इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली थी, उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो उसे रिटेन करे और हो सके तो संथाल में जो है अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए।
तो चलिए, दोनों तरफ से कोशिशें हैं संताल और कोयलांचल को बचाने की। एक एक सीट पर अगर हम बात करें तो संताल में बात करें मदन, कौन सी सीट बहुत अहम है और किस पर सबकी नज़र टिकी हुई है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चर्चा इस विषय पर अब हो रही है। जैसे पहले चरण के चुनाव की प्रक्रिया खत्म हुई और दूसरे चरण के चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर पकड़ा। अब जब परिणाम की बारी है तो अब लोगों की निगाहें इस बात पर है कि सत्ता की चाबी संताल से होकर गुजरेगी या फिर कोल्हान से होकर निकलेगी। सबसे महत्वपूर्ण ये है, हालांकि कोल्हान में बीजेपी का परफॉर्मेंस जो पिछली बार अगर आप देखें तो बेहतर नहीं रहा, लेकिन संताल में जो है कुछ सीटें हासिल की थी। तो अब ये जरूर महत्वपूर्ण है कि संताल से जो है सत्ता की चाबी, ये माना जा रहा है कि अगर एनडीए फोल्डर को 4 से 5 सीटें कोल्हान से आ जाती है और कुछ सीटें जो है अगर कोल्हान से संथाल से भी मिल जाते हैं तो फिर वो एनडीए फोल्डर को मजबूती मिल सकती है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो फिर से अगर अपना दबदबा कोल्हान में भी बरकरार रख लेता है, संताल में भी बरकरार रख लेता है और कुछ सीटें पलामू और हजारीबाग की तरफ से अगर मिलती है तो फिर सत्ता में वो काबिज रह सकता है। तो अब सबकी निगाहें इस बात पर है। लेकिन संताल की अगर आप बात करें तो महत्वपूर्ण कई सीटें हैं, जिसपे कि सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सीट है, उनके भाई बसंत सोरेन की सीट है, उनकी भाभी और अब बीजेपी की नेत्री सीता सोरेन की सीट है और जामा की सीट लुइस मरांडी भी आई है, जामा की सीट लुइस मरांडी है, हाँ। नाला की सीट जिससे स्पीकर आते हैं रविंद्रनाथ महतो, वो सीटें हैं। और भी कई महत्वपूर्ण हैं जो आलमगीर आलम ग्रामीण विकास मंत्री थे, उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो जेल में हैं। उसके बाद क्या कुछ अंतर आता है ये देखने वाली बात होगी। और अगर आप बाबूलाल मरांडी दूसरे फेज में हैं तो ऐसे कई अमर बावरी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, वो दूसरे चरण के चुनाव में उनकी भी सीटें फंसी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लगातार जो बड़े चेहरे हैं जो विधानसभा में अगर आप देखें तो बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, मुख्यमंत्री, स्पीकर, जो बड़े चेहरे जो विधानसभा में देखने को मिलते हैं, वो तमाम लोगों की सीटें जो हैं इस बार दूसरे चरण में ही हैं। तो अब जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है इसका इंतजार होगा। काउंटिंग में भी बहुत वक्त नहीं है, चुनाव की प्रक्रिया 20 तारीख को खत्म होगी और 23 तारीख को जो है परिणाम आ जाएंगे। तो इसलिए अब सबकी निगाहें सरकार और सत्ता की चाबी जो है किस तरफ से निकलती है, कोल्हान या फिर संताल, इस पर निगाहें टिकी है। चलिए, तो सत्ता की चाबी इस बार संताल से है या फिर कोल्हान से? चलिए, संताल पर जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे सहयोगी इस वक्त जामताड़ा में ही मौजूद हैं, दीपक, उनका रुख करते हैं। दीपक, चुनाव प्रचार में तमाम पार्टियों ने पूरा जोर लगाया, लगातार आप जामताड़ा में संताल के कई इलाकों में बने हुए थे। कैसा चुनाव प्रचार रहा? जनता कितनी जागरूक दिखी? मुद्दे कितने हावी रहे? देखिए, बिल्कुल आज शाम 5 बजे तक तमाम जो चुनावी प्रक्रिया थी और चुनाव प्रचार जो प्रत्याशी कर रहे थे वो अब थम चुका है। और ऐसे में जामताड़ा की जब हम बात करते हैं तो जामताड़ा में इस बार मुद्दे काफ़ी हावी रहे, क्योंकि इस बार जनता जो है वो पूरी तरीके से अपने मुद्दों को लेकर जो है वो। दीपक की आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ दीजिएगा। जिस तरीके से जामताड़ा के अंदर तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी जान, जो कि एक तरफ इरफान अंसारी और दूसरी तरफ जो है सीता सोरेन, ये दो ऐसे प्रत्याशी जो आमने सामने बिल्कुल दिखाई दिए और इनके बीच की जो लड़ाई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ऐसे में जामताड़ा के अंदर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो मुख्य जो मुद्दे रहे वो काफ़ी ज़्यादा हावी रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें या जामताड़ा के अंदर ट्राइबल सीट्स की बात करें, आदिवासियों के क्षेत्रों के विकास की बात करें, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं ये जामताड़ा के अंदर खास तौर पर जो है रहने वाले हैं। और इसको लेकर तमाम जो क्षेत्र के जो लोग हैं, जो जामताड़ा के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि प्रत्याशी कोई भी जीते लेकिन वो उनके तमाम सुविधाओं, तमाम उनकी बातों को जो है सुनकर और उनके समस्याओं का निदान करे। तो जामताड़ा के अंदर इस बार जो लड़ाई हमको काफ़ी आसान लग रही थी वो इतनी आसान नहीं है। खासकर सीता सोरेन के लड़ने से, सीता सोरेन के आने से जो है ये जो लड़ाई है वो काफ़ी टफ हो चुकी है। और ऐसे में लगातार जो तमाम जो प्रत्याशी थे उन्होंने पूरी जान जो है अपने चुनाव प्रचार के दौरान जो है वो झोंक दी, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करे, चाहे वो एनडीए की बात करे। तो ये जामताड़ा की तमाम उस सीटों के ऊपर पूरा समीकरण जो कई लोग बता रहे थे कि एक तरफा की लड़ाई होने वाली है, तो लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि बीते 3
दिनों में जिस तरीके से चीज़ें घटी हैं उससे खासकर जामताड़ा के अंदर एक बहुत बड़ा समीकरण के अंदर बदलाव आया है। और तीसरी बात ये मैं आपको बता दूं कि JLKM के भी आने से जो है जामताड़ा के अंदर स्थितियां थोड़ी सी चेंज होगी, ज़्यादा नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये साफ तौर पे जो लड़ाई है वो दो के बीच में देखी जा रही है, एक तरफ इरफान अंसारी और दूसरी तरफ सीता सोरेन। जी चलिए, तो संताल की कई सीटों में एक अहम सीट जामताड़ा की भी सीट इस बार है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। रंजन जी, कोयलांचल में अगर देखें तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण सीट है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं या कड़ी टक्कर दिख रही है, हॉट सीट बनी हुई है ये सीटें? देखिए, जो राजधनवार की सीट है जहां से बाबूलाल मरांडी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट एक हॉट सीट बन गई है और चर्चा में भी रही इस वजह से भी कि वहाँ पर निरंजन राय जो कि निर्दलीय प्रत्याशी थे, उन्होंने जो है वो समर्थन दिया बाबूलाल मरांडी को। तो ये सीट इस वजह से भी अभी चर्चा में है और चूँकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, तो कोयलांचल में जो सबसे ज़्यादा हॉट सीट आप कह लीजिए तो वो धनवार की सीट हो जाती है। इसके अलावा चंदन क्यारी की सीट है जहाँ से नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी जो है वो चुनाव आपको लड़ते हुए दिखेंगे। इसके अलावा जो मंत्री हैं बेबी देवी, वो डुमरी से चुनाव लड़ रही हैं और यहाँ जो चुनाव हो रहा है उस पर पूरे राज्य की नज़र लगी हुई है और इसलिए लगी हुई है कि यहाँ पर बेबी देवी तो हैं ही, साथ में यशोदा देवी और जयराम भी, जो JLKM के सुप्रीमो हैं जयराम, वो भी जो है यहाँ पर आपको चुनाव लड़ते हुए दिखने वाले हैं। इसके अलावा आप आइए तो बेरमो की सीट है, वहाँ पर आपको कुमार जयमंगल के सामने रविंद्र पांडे हैं और फिर वहाँ पर भी जयराम महतो जो है वो तीसरा कोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेरमो के चुनाव की भी बहुत चर्चा है। इसी तरह से टुंडी की सीट भी बहुत चर्चा में है, क्योंकि मथुरा महतो वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नेता हैं, लेकिन उनके सामने जो दो प्रत्याशी हैं वो बिल्कुल युवा हैं। चाहे आप विकास महतो की बात कर लीजिए या मोतीलाल महतो की बात कर लीजिए, तो ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि दो अलग अलग जनरेशन के बीच ये मुकाबला है। तो इसलिए ये भी एक इंटरेस्टिंग चुनाव जो है आप इसको कह सकते हैं। और फिर आप गांडे की सीट को तो भूल ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से कल्पना सोरेन चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने बीजेपी ने जो है मुनिया देवी को उतारा है। तो ये कुछ सीटें हैं। इसके अलावा झरिया की सीट है जहाँ पर रागिनी सिंह और पूर्णिमा नीरज सिंह चुनाव लड़ रही हैं। धनबाद की सीट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सीट हो जाती है। लेकिन जो हॉट सीट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये कुछ चंद सीटें हैं जिन पर कि लोगों की नज़र जो है वो लगी रहेगी। और इधर अगर आप रांची की तरफ आएँ, दक्षिणी छोटा नागपुर में, तो जो सिल्ली की सीट है उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ से आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें अमित महतो और देवेंद्र महतो चुनौती पेश कर रहे हैं। तो एक दिलचस्प चुनाव जो है वो सिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर चर्चा जो है कोयलांचल और रांची में जो है वो सबसे ज़्यादा हो रही है। चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प सीटें हैं और इन सीटों में आंकड़े जो हम लगातार देख रहे हैं, तो किसके खाते में कितने आंकड़े रहे हैं और किसके पास कितने विधायक इन दोनों प्रमंडल से रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। मदन, जैसे कहा जा रहा है कि पहले चरण में जो 43 सीटों पर चुनाव हुआ है वहाँ पर इंडी फोल्डर की मजबूती थी या उनके पास ज़्यादा विधायक थे। अब संताल और कोयलांचल को मिला दें तो यहाँ पर किसके पास कितने विधायक रहे थे और इस बार जो टफ मुकाबला है, अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है तो सरकार बनने में आंकड़े में कितना फेरबदल हो सकता है? देखिए, अगर आप संताल की बात करें तो संताल में JMM का दबदबा रहा था। इंडिया गठबंधन के जो है ज़्यादा सीट थे, NDA के फोल्डर में जो है कम सीटें आई थी। दोनों जगहों पर स्थिति जो है लगभग ख़राब थी बीजेपी की। कोल्हान में तो पूरी तरह से सफाया हो चुका था, लेकिन संताल में जो है कुछ सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। लेकिन अब दबदबा जो पिछले चुनाव में रहा वो उसी को पाटने की कोशिश, उसी पर एक बदलाव की कोशिश जो है बीजेपी करने के लिए पूरी ताकत लगाई। और इसीलिए आप देखें कि योगी आदित्यनाथ को चुनावी प्रचार के लिए मैदान में उतारा गया और आखिरी दिन यानी कि आज भी नाला और जगहों पर जो है उनकी चुनावी सभा हुए और
एनडीए के फोल्डर के पक्ष में जो है एनडीए उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार किए गए, तो एक कोशिश हुई है कि उस किला को भेदा जाए, उस किले को तोड़ा जाए जो कि जेएमएम का गढ़ रहा है, और वहाँ पर कामयाबी हासिल हो गई तो फिर एनडीए के रास्ते जो हैं वो आसान हो सकते हैं सत्ता में वापसी के। इसी उद्देश्य के साथ एनडीए ने अपनी पूरी ताकत लगाई है। तो ये हम कह सकते हैं कि उस दबदबा को इंडिया गठबंधन जो है बरकरार रखता है, या फिर एनडीए जो उस दबदबा को कम करने की कोशिश, उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा, इसमें कामयाब होता है। ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए, अगर आसिया जी ये जो 38 सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें किसका कितना स्टेक पर है, ये अगर हम देखना चाहें तो देखिए, अगर आप 2019 की बात कीजिएगा तो इन 38 सीटों पर सबसे ज्यादा 13 सीट जीतने में जेएमएम कामयाब हुआ था, और दूसरे नंबर पर बीजेपी थी जिसने कि 12 सीट जीती थी। इसके बाद अगर आप देखिए तो आजसू को 2 सीट मिला था, कांग्रेस 8 सीटों पर जीतने में सफल रही थी, तो जेवीएम को भी 2 सीट पर सफलता मिली थी, पौरैयाहाट और धनवार। ठीक है, इसके अलावा माले को बगोदड़ में सफलता मिली थी। तो ये स्थिति है। अगर इसे अब जो गठबंधन बन गया है उसके अनुसार अगर हम बांटे तो दिखता है कि पिछली बार इंडिया को 13 जेएमएम 8 कांग्रेस तो 21 हो गया, और अब इसमें एक अगर आप माले जोड़ दीजिए तो एक तरह से 22 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन का स्टेक पर है। अब इसमें से वो कितना रिटेन करते हैं या गेन करते हैं या लूज करते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और जो बाकी आप देखते हैं तो वो वहाँ पर आपको दिखेगा कि जो बीजेपी है उसने 12, आजसू ने 2 और जेवीएम ने 2 सीट जीती थी, तो 16 सीट आप एक तरह से कह सकती हैं कि उस पाले में दिखता है। तो 22 + 16 आपको दिखता है। हालांकि चूंकि बीजेपी पिछले बार गठबंधन में नहीं था तो उसे सिर्फ आप 12 सीट ही कह सकती हैं, और अगर इंडिया ब्लॉक को देखिए तो 21 सीट कह सकती हैं। लेकिन जो एक दिलचस्प बात है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ और उसमें जब वोटिंग हुई तो जो ये 38 विधानसभा थे उसमें सीटों का अरेंजमेंट क्या रहा और किसने कहां से कितनी सीटों पर लीड किया, तो इन 38 सीटों में बीजेपी जो है वो 21 सीटों पर लीड करने में सफल रही। तो जो वो 12 सीटें थी उसने लोकसभा में उसे 21 तक जो है वो लीड लेकर गया। आजसू को 3 सीट पर लीड मिली, तो ये 21 + 3 अगर आप कर दीजिए तो एक तरह से 38 में से 24 सीटें जो है वो एनडीए फोल्डर की तरफ लोकसभा चुनाव के लिहाज से जाती हुई दिखती हैं, मतलब वहाँ यहाँ पर उनको लीड मिली थी। इसके अलावा अगर आप देखें तो जेएमएम 9 और कांग्रेस 3, मतलब 12 सीटें जो है, जो पिछली बार बीजेपी को सीटें मिली थी इस फेज में विधानसभा चुनाव में, तो उतनी ही सीटें जो है इस बार इंडिया ब्लॉक को लोकसभा चुनाव में इन 38 सीटों में मिली है। और इसके अलावा जयराम जो है वो 2 जगह से लीड करने में सफल रहे थे। लेकिन अगर आप इन 38 सीटों में देखें तो किसका क्या